emerging modes of business, chapter number 5, emerging modes of business. OCM, my dear, emerging modes of business. अब ध्यान दो, emerging modes of business मतलब बिजनेस करने के कुछ ऐसे तरीके जो अभी के रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है, एक्सप्लोर हुआ है. ऐसे नए तरीके हैं बिजनेस के जिसकी वजह से बिजनेस का एक अलग सा एस्पेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है आने वाले टाइम में भी. और जो आपका ऑलरेडी जो बिजनेस चालू है, यानी ऐसा समझो कि दो तरीके के बिजनेस होते हैं. एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, और जहां पर एक दुकान आपको लेनी पड़ेगी, वहां पर बायर आएगा, सेलर वहां पर सामान बेचेगा, वो ट्रेडिशनल टाइप ऑफ बिजनेस है. और जो सेकेंडरी टाइप का मॉनिटरी बिजनेस होता है जिसको हम ऑनलाइन बिजनेस भी कहते हैं. तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको किसी भी तरीके का फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है. अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर नहीं भी होगा तो भी आपका काम वहां पर हो जाने वाला है. तो यहाँ पर उसी तरीके के बिजनेस के बारे में बात हो रही है जहां पर बिजनेस को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए या नए तरीके से एक बिजनेस करने का जो आयाम है या उसकी जो स्टैंडर्ड्स है उसको सेट किया जा रहा है. तो सबसे पहला ई बिजनेस आ रहा है. सबसे पहला इमर्जिंग मोड्स में आ रहा है ई बिजनेस. ई बिजनेस का मतलब ही क्या है सर? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. जो ई बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको दो शब्दों से आया है, डिराइव फ्रॉम द टर्म्स ऑफ ईमेल एंड ई कॉमर्स. ठीक है, ईमेल और ई कॉमर्स. तो ई बिजनेस डिराइव फ्रॉम द टर्म्स ऑफ ईमेल. ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस वाया इंटरनेट. ई बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो बिजनेस है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है सर? इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है. एंड IBM coined the term e-business in the late 90s. तो यहाँ पर IBM जो है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी का नाम है पूरा, उसने सबसे पहली बार ई बिजनेस नाम के शब्द को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था या इस्तेमाल किया था. उनका मानना है था कि बिजनेस जो है, कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह जो हम बना रहे हैं या जिस तरीके की टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेसिकली चलने वाला तो इंटरनेट से ही है. तो अल्टीमेटली हमारा धंधा किसके ऊपर डिपेंड है? इंटरनेट के ऊपर डिपेंड है. तो अगर हमारा धंधा, हमारा बिजनेस पूरा का पूरा इंटरनेट डिपेंडेंट है तो इस बिजनेस को उन्होंने नाम दे दिया ई बिजनेस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. क्लियर है? ई कॉमर्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन. ई कॉमर्स का काम क्या होता है सर? मतलब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी एप्लीकेशन है जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है जहां से हम क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं और कुछ सेलर वहां पर सामान बेचते भी है. अगर मैं बात करूं ई बिजनेस, ई बिजनेस का मतलब था ऑल बिजनेस इज कंडक्टेड ऑनलाइन. ऐसा कोई भी धंधा, ऐसा कोई भी बिजनेस जिसको आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन तरीके से ले जा रहे हो, उसको बोलते हैं ई बिजनेस. क्लियर है क्या? उसके बाद ई कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ ई बिजनेस. ई कॉमर्स जो है वो ई बिजनेस का क्या है, एक छोटा सा ब्रांच है. क्लियर है? अब आ जाओ स्कोप. स्कोप में क्या क्या है सर? पहला क्या स्कोप है? B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस. अब बिजनेस टू बिजनेस मतलब ऐसा कोई धंधा जो बिजनेस बिजनेस से कम्युनिकेशन करता है. एक धंधा दूसरे धंधे से क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट करके बिजनेस को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है. समझा? तो इसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस. जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक मोबाइल फोन का नाम ले लो, कोई भी एक मोबाइल फोन, जैसे मान लो सैमसंग. ठीक है, सैमसंग जो है वो अपने फोन्स में कौन सी डिवाइस रखता है सर? एंड्रॉइड. क्लियर है? अब वो एंड्रॉइड डेवलप कौन करता है सर? गूगल. तो इसका मतलब गूगल डायरेक्टली किससे डील कर रहा है सर? सर ये गूगल है क्या? गूगल भी एक बिजनेस मॉडल है और सैमसंग भी क्या है सर? एक बिजनेस मॉडल है. तो एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस के साथ क्या कर रहा है? डीलिंग कर रहा है. सैमसंग वहां पे एंड्रॉइड इस्तेमाल कर रहा है और गूगल वहां पर एंड्रॉइड बेच रहा है ना? उसकी अपडेशन करने का काम, सर्विसिंग करने का काम, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम सब कौन कर रहा है? गूगल. तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दो बिजनेसेस यहाँ पर मिलकर क्या कर रहे हैं? एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं.
तो उसको बोलते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस। सेकंड आता है बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। यहां पर नॉर्मली क्या होता है, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, यहां पर जो सेलर्स है, जो बिजनेसमैन है, वो डायरेक्टली अपना सामान किसको बेच रहे हैं सर, कस्टमर को बेच रहे हैं। तो एक बिजनेस किससे कांटेक्ट कर रहा है सर, कस्टमर से, तो उसको कौन सा बिजनेस बोलेंगे, बिजनेस टू कंज्यूमर। क्लियर है क्या? थर्ड कंज्यूमर टू बिजनेस, थर्ड क्या है, कंज्यूमर टू बिजनेस। अब यहाँ पे कंज्यूमर बिजनेस को क्या कर रहा है, माल बेच रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, कंज्यूमर बिजनेस को क्या कर रहा है, माल बेच रहा है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है या ऐसी कौन सी वेबसाइट है? हाँ ठीक है, OLX तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर में आएगा। एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को माल बेच रहा है, खत्म हो गया। इस्तेमाल भी मैंने किया, यूज भी मैंने किया, मैं बेच रहा हूँ, और मेरे जैसा कोई बंदा रहेगा जो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, तो वो तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर में क्या, OLX या क्विकर जैसी एप्लीकेशन है जो कस्टमर में डील करती है। इसने एक ने कैशिफाई बोला, कैशिफाई, कैशिफाई क्या करता है, आपका जो मोबाइल फोन है पुराना होने के बाद आप क्या करते हो, कैशिफाई के पास जाओगे तो वो आपका मोबाइल फोन खरीद लेता है और आपको बदले में पैसा दे देता है। तो कंज्यूमर ने अपना मोबाइल किसको दे दिया, एक बिजनेस ओनर को दे दिया, बिजनेसमैन को दे दिया, जिसका नाम है कैशिफाई। अब वो क्या करता है, उस फोन को लेता है, उसको अपग्रेड करना है, उसको चेंज करना है, पार्ट्स वगैरह चेंज करना है, उसको डिसेबल करके बेचना, वो उसका लुकआउट है, अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कंज्यूमर किससे डील कर रहा है सर, बिजनेस से। क्लियर है? नेक्स्ट है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट। हाँ, बिजनेसमैन एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिसर के पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाता है टैक्स पे करने के लिए, जाते कि नहीं जाते? तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस वगैरह हो गया। और कंज्यूमर एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्यों जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, सुना है ना, पासपोर्ट सेवा केंद्र, ये सब क्या है उसके, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। होता है कि नहीं? जैसे बिजनेस वाले भी कभी कभी जाते हैं वीजा वगैरह की सर्विसेज लेके, कि हमारा काम ही क्या है, वीजा वगैरह के लिए अप्लाई करना, ताकि हमारे बिजनेस इंटरनेशनली क्या कर सके, ग्रो कर सके। तो बिजनेस अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास जाता है, तो वो क्या होगा, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। और कंज्यूमर किसके लिए जाता है, वो इंडिविजुअल के लिए जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट सेवा केंद्र, आधार कार्ड, ये सब क्या है उसका, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? इसका क्या बेनिफिट है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स? सबसे पहला बेनिफिट, ईज ऑफ फॉर्मेशन। भाई साहब, ई बिजनेस करने के लिए आपको किसी भी तरीके के फिजिकल असेट या फिजिकल प्रॉपर्टीज खरीदने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, अगर कोई बंदा नया बिजनेस चालू करना चाहता है तो उसको सबसे पहले अपने हाथ में कुछ पैसे रखने पड़ेंगे, एक जगह देखनी पड़ेगी, उस जगह का डिपॉजिट लगेगा, अपने हिसाब से उस जगह को मॉडिफाई करने के लिए कुछ फर्नीचर लाना पड़ेगा, असेट्स लाना पड़ेगा, फर्नीचर फिक्सर क्रिएट करना पड़ेगा, बिजनेस चलाने के लिए प्लांट एंड मशीनरी लाना पड़ेगा, है ना। तब जाके उसका फिर बैनर वगैरह मारेगा, बाहर से होर्डिंग वगैरह, ताकि लोगों को दिखे कि ये क्या है, दुकान चालू किया या किसी तरीके का बिजनेस यहाँ पर स्टार्टअप किया जा रहा है। तो वहां पर आपको फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है। बायर आपके पास आता है, सेलर आप वहां पर सामान बेचने के लिए रेडी रहता है, वो ट्रेडिशनल टाइप का बिजनेस है। आपके आसपास में जो भी दुकानदार है वो क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है। ऑनलाइन बिजनेस में इसी कोई जरूरत नहीं है, आप अपने घर से ऑनलाइन बिजनेस चालू कर सकते हो। घर के अंदर जो सामान है उसी से आप क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नॉर्मली आपने देखा होगा जो छोटी छोटी गृह उद्योग रहते हैं, गृह उद्योग मतलब जो घर में रोटियां बनाकर बेचते हैं, खाकरा बनाने वाले लोग होते हैं, या पापड़ वगैरह बनाने वाले, जैसे आपने महात्मा तुकाराम भिड़े के एक में वो पत्नी माधवी भिड़े को देखा होगा, वो घर में क्या बनाती है, अचार और पापड़ बना रही है। तो वो क्या है सर, वो एक तरीके का बिजनेस हो गया, है ना। अब वही बिजनेस अगर वो दुकान के जरिए करती तो ट्रेडिशनल बिजनेस था।
ना उसने भी क्या किया, ट्रेडिशनल बिजनेस ही करे, लेकिन उसके लिए कोई उसके जगह नहीं है, लेकिन घर पे तो है। अब क्या लगता है कि माधवी भिड़े की उम्र जैसे जैसे बढ़े तो ऐसे सोनू की जवाबदारी भी आएगी। अब सोनू दिमाग में क्या लगाएगी कि चलो अपने धंधे को क्या करते हैं, ऑनलाइन लेके जाते हैं। तो वो क्या करेगी, एक एप्लीकेशन बनवाएगी या एक वेबसाइट लॉन्च करेगी माधवी भिड़े के नाम से। तो दुनिया भर के कस्टमर जिनको अचार पापड़ की रिक्वायरमेंट है, वो क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे ऑनलाइन। इनको खाली क्या करना, ऑर्डर को फुलफिल करना है। तो ये क्या हो गया, ऑनलाइन बिजनेस। इसके लिए उनको नई दुकान खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई प्रीमाइसेस लेने की जरूरत नहीं है, कोई वर्कर रखने की जरूरत नहीं है। ये अपने दम पर ही सारा चीज कर सकते हैं। बस ये है कि कस्टमर आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आएगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, पैसा पे करेगा और चला जाएगा। आपको खाली क्या करना, डिलीवरी उसके जगह तक करनी पड़ेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑनलाइन बिजनेस। क्लियर है क्या? उसके बाद लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, क्योंकि पैसे के, मैंने बोला ना तो अपने को फिजिकल एग्जिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है और ना ही मैन पावर की जरूरत है। तो जब आपको लेस मैन पावर और नो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो यहां पर आपको पैसे भी क्या लगने वाले, बहुत ही कम लगने वाले हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत कॉस्ट लगेगा आपके बिजनेस को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करने के लिए, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे, मीशो पे, या खुद की वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ग्लोबल एक्सेस। जब आप ऑनलाइन बिजनेस में करते हो तो दुनिया भर से आपको क्या आएंगे, ऑर्डर आएंगे। तो अगर आत्माराम तुकाराम भिड़े के बिजनेस को अगर नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है माधवी भिड़े को, तो अगर उसने ऑनलाइन की तरफ उसने कदम रखा, तो उसको ऑर्डर अमेरिका से भी आएगा, दुबई से भी आएगा, इंग्लैंड से भी आएगा, बहरीन से, सब जगह से आएगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। अभी तो फिलहाल उसका धंधा किधर है, मुंबई में ही बेस्ड है, लेकिन अगर जैसे उसने ऑनलाइन में कदम रखा तो उसको ऑनलाइन ऑर्डर कहीं से भी आ सकता है ना। तो उसके लिए उसको फायदा भी है। क्या फायदा है कि ऑनलाइन में आपके बिजनेस का पोटेंशियल कई गुना बढ़ जाता है, समझा, एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद कन्वीनियंस, 24/7 365 डेज आपका धंधा क्या रहेगा, चालू, मीटर चालू, हमेशा मीटर चालू रहेगा। नॉर्मली क्या होता है, रात को सुबह 7 बजे आपने दुकान खोली, रात को 10 बजे दुकान बंद करनी ही पड़ती है, क्योंकि रात को सोना भी है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, अगर आप सोए भी होगे तो भी ऑर्डर प्लेस होगा। यानी ऑर्डर तो आ गया, पोर्टल पे दिखेगा ना, रात को हम 10 से लेके 7 बजे तक सुबह सो रहे थे, तो रात भर में कितने ऑर्डर्स आए उसको क्या करेंगे, अपन फुलफिल करेंगे। दुकान में ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। दुकान में रात को 10 से 7 में कोई ठक ठक भी गया तो भी कभी अंदर है ही नहीं, तो बिजनेस फुलफिल कैसे करेगा। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा होता है क्या, नहीं। ऑनलाइन में आप रात को 2 बजे भी अगर आपको कुछ मंगाना है तो आप मंगा सकते हो। अमेजोन तो खुला ही है ना, वो 24/7 365 डेज खुला ही है। आपने खाली वहां पर ऑर्डर प्लेस करना, सो जाना है। अब आपका सामान प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आपको डिलीवर वगैरह हो जाता है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। तो ग्लोबल एक्सेस के साथ साथ वो आपको एनी टाइम एक्सेस भी दे रहा है, जहां पर 24/7 आपको इजिली अपने कन्वीनियंस पे आपको सारी चीजें मिल जाती है। फिर आता है स्पीड। अब मैटर करता है यहां पर क्या, स्पीड। कोई भी दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट आज हमारे एक फिंगर क्लिक पर है ना। कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, कोई भी प्रोडक्ट, अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, वो जहन अगर वो एग्जिस्ट करता है, आप गूगल की वेबसाइट पे डालो, अमेजोन पे डालो, फ्लिपकार्ट पे डालो, वो प्रोडक्ट आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। उसके लिए आपको दर दर भटकने की जरूरत है क्या, ऐसा गली गली भटकने की जरूरत है क्या, बड़े बड़े छोटे छोटे मार्केट में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 24/7 वो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हो सकता है, इजीली एक्सेसिबल टू ऑल, सिर्फ एक क्लिक पे, सिर्फ एक क्लिक पे। फिर आता है इजी पेमेंट, पेमेंट करना भी आसान है ना। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फंड ट्रांसफर, यूपीआई ट्रांसफर, अमेजोन पे, है ना, होता है कि नहीं, वॉलेट वगैरह से भी आप पे कर सकते हो। और जिसके पास कोई नहीं हो, क्या करेगा, कैश ऑन डिलीवरी। उसके बाद मूवमेंट ऑफ टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। यहाँ पर आपको बिल विल भी सब क्या था, ऑनलाइन आ जाता है ना। ऐसा है क्या, ऑनलाइन वाला बिल बिल भी आपको देता है, अगर मांगोगे तो देगा, लेकिन ज्यादातर वो ईमेल पे आ जाता है। और अगर आपका बिल गुम भी गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन में वो आपके दिखेगा ना, आपने क्या क्या ऑर्डर किया था साल भर में, तो आप जब चाहे उसका डाउनलोड कर सकते हो, आपकी रिसिप्ट। तो अब वो कहां पर जा रहा है, वो पेपरलेस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। एंड लास्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या रहता है, सर
पूरा सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट का, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सारा चीज क्या है, ऑनलाइन है। जब सारी चीज ऑनलाइन है तो बाइंग और सेलिंग भी ऑनलाइन है, उसका पेमेंट भी क्या है सर, कंप्लीटली ऑनलाइन है। तो धंधा 100% क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहता है। क्लियर है? इसका लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेजेस। क्या है सर? पहला डिसएडवांटेज, लैक ऑफ पर्सनल टच। लैक ऑफ, मेरे जितना एक्सपीरियंस किया है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम से आप ज्यादातर कहाँ से खरीदो, ऑनलाइन खरीदो, बिकॉज वो आपको एज कम्पेयर टू बाकी सबसे कम सस्ते भाव में मिलता है। जिससे कोई मोबाइल अगर आप बाय करना चाहते हो तो ऑनलाइन बाय करो। बट प्रॉब्लम क्या पता है, हम नए जनरेशन वाले आसानी से बाय करते हैं, लेकिन जो पुरानी जनरेशन वाले आपके मम्मी पापा, वो हमेशा चाहते हैं कि मोबाइल खरीदने से पहले पूरी तरीके से क्या किया जाए, संतुष्टि ले ली जाए, जाके उठाओ चलता कैसा है, कैमरा कैसा है, सारी चीजें चेक करते हैं ना वो प्रॉपर। तो ऑनलाइन में आपको यही चीज का है, आपका पर्सनल टच खो बैठता है। सही कि नहीं? अगर आप पर्सनल टच, यानी आपको वो चीज टेस्ट करने मिलती नहीं है, डेमो देखने के लिए मिलता नहीं है। आप लाओगे, खरीदोगे, लेकिन उसका वो पर्सनल टच का जो फीलिंग है वो आपको मिलने वाला नहीं है। तो ऑनलाइन में यही डिसएडवांटेज है कि आपको वहां पर पर्सनल टच मिलने वाला नहीं है। किसी भी प्रोडक्ट को आप खरीद नहीं सकते या टच नहीं कर सकते, फील कर नहीं सकते बिफोर बाइंग। डिलीवरी टाइम, कभी कभी किसी प्रोडक्ट का टाइम बहुत जल्दी आ जाता है, कोई प्रोडक्ट आपका होता है 1 दिन के अंदर आ जाता है, और कोई कोई प्रोडक्ट बोलते ना महीना भी लग जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर कस्टम में फंस गया तो उसमें टाइम भी लगता है। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया, आपको पता नहीं वो आने वाला कहाँ से, अगर वो दूसरे देश से आने वाला है तो वो ज्यादातर कहाँ पे फंस जाता है, कस्टम में फंस जाता है। और अगर इंडिया के अंदर का सामान है तो कभी कभी 2 दिन का डिलीवरी बोलते हैं, लेकिन 4, 5, 6 दिन भी जाता है ना? तो ये क्या है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डिलीवरी टाइम। अभी एक बंद, जैसे स्विगी जोमेटो से आपने कोई खाना ऑर्डर किया, वहां पे दिखा रहा है 10 मिनट में आ जाएगा, लेकिन बंदा ट्रैफिक में फंस गया, क्या करेगा वो? उसकी भी गलती नहीं है। तो कभी कभी डिलीवरी टाइम आपके लिए फायदा भी है और कभी कभी आपके लिए नुकसान भी है। बोलते हैं ना, हम लोग घर पे पहुंचते जब तक ऑर्डर आ जाएगा, तो आपने रास्ते में जाते जाते क्या क्या ऑर्डर प्लेस कर दिया, सोचा घर पे जाएंगे, कपड़े उपड़े चेंज करेंगे, फ्रेश वगैरह हो गए, तब तक तो खाना आ जाएगा। आता ही नहीं है। चेक कर, अभी भी बता रहे वेटिंग बता रहा है, क्यों? बिकॉज वहां पे या तो डिलीवरी पार्टनर अवेलेबल नहीं होगा, या फिर अगर डिलीवरी पार्टनर अवेलेबल है तो या तो रेस्टोरेंट खराब होगा, या तो दोनों चीजें सही है तो ट्रैफिक में फंस गया, तो गलती उसकी भी नहीं है। तो कभी कभी डिलीवरी टाइम भी क्या हो जाता है, आपका लैप्स हो जाता है। फिर आता है सिक्योरिटी इश्यूज। आपने देखा है, जो आपके हैकर्स है, जो स्कैमर है, वो इसी का तो इंतजार करते हैं। जैसे किसी को अगर मैंने कहा कि बेटा एक काम कर, फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगा, अब वो बंदे का क्या मालूम है, स्पेलिंग बहुत अच्छा है, दोनों में क्या फर्क है, के और सी का। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाने बोला, उसने भी फ्लिपकार्ट से मंगाया, बस फर्क क्या है, उसने के की जगह पे क्या डाला, सी। लेकिन ताज्जुब की बात क्या पता है, फ्लिपकार्ट का जो इंटरफेस है और फ्लिपकार्ट का जो इंटरफेस है दोनों सेम है। मतलब आपने CART डाला, लेकिन आपके सामने जो वेबसाइट खुली वो क्या है, फ्लिपकार्ट। तो आपको कैसा लगेगा, के की मैंने सी की जगह पे क्या डाला होगा, शायद के डाला होगा, तभी तो वही बोला है। आपने वहां से बाय वगैरह कर लिया, वहां पे लिखा था आईफोन 3,000 रुपया, आपने और तुरंत ऑर्डर मार दिया। आपके घर में आईफोन की जगह पे बाबा का फोन आया, चल चाहिए 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 चल चाहिए, होता है ऐसा। फिर बोलता है फ्लिपकार्ट ने मेरे साथ स्कैम किया है। तो फ्लिपकार्ट वाले का आपने ट्विटर पर डाला, बवाल कर दिया, वीडियो बनाया, सब कुछ बनाया। आप फ्लिपकार्ट ने बोला सबूत दिखाओ, आपका बिल दिखाओ, तो उसने आपने एक बिल भेजा, उस बिल में लिखा था फ्लिपकार्ट, तो वहां पे CART बोला, सर ये फ्लिपकार्ट है, KART, आपने ऑर्डर किया CART से, आपको जो इनवॉइस नंबर है या ऑर्डर आईडी है वो हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब आपने हमसे खरीदा ही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इन्वेस्टिगेशन करते, तब पता चला कि आपके साथ तो क्या हुआ है, स्कैम हुआ है। आपने अपनी नादानी से गलत वेबसाइट पे क्या किया, किया है, और वहां पर, और सिंपल सी बात है,
जो लाख रुपए का सामान है वो हजारों में मिलने वाला नहीं है, समझा? तो ऐसा होता है। तो ये कब होता है? जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो। फिर आता है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट इसमें क्या करती है सर? कभी कभी बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है। उनको लगता है ये लोग बहुत पैसा कमा रहे, उनको लगता है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो बहुत पैसा कमा रहे, तो ये लोग समय समय पे क्या करते हैं? नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आते हैं। और कभी कभी नए रूल्स एंड रेगुलेशन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के लिए अच्छी भी होती है और कभी कभी उनके लिए अगेंस्ट में भी चली जाती है। ठीक है, जैसे वो फ्लिपकार्ट का एक पॉलिसी है जहां पर वो ओपन बॉक्स डिलीवरी देते हैं। क्या देते हैं? ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स मतलब डिलीवरी एग्जीक्यूटिव आपके पास आएगा, अगर आपने ओपन बॉक्स डिलीवरी सिलेक्ट किया हुआ है तो वो आपके सामने आपका प्रोडक्ट खोलेगा और आपको दिखाएगा, और आप वो चेक करोगे, उसके बाद उसको क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे। और कहीं कहीं पे ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं देता है तो आपको वो प्रोडक्ट खोलने की इजाजत नहीं है, पहले पेमेंट करो बाद में खोलो। ठीक है, तो पेमेंट होने के बाद वो लिख देगा हाँ हम इसने पेमेंट मैंने रिसीव कर लिया। अब आप खोल के देख रहे हो तो पता चला पे आई की जगह पे बाइक बाबा का फोन निकला, तो उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। कभी कभी ओपन बॉक्स डिलीवरी जैसे बाकी चीजें आ जाती है। हाई रिस्क, रिस्क तो इन्वॉल्व रहता ही है। सिंपल सी बात है, पैसा मैंने आज लगाया लेकिन मेरा सामान कब आएगा? फ्यूचर में। और अगर मेरे साथ कोई स्कैम वगैरह हो गया तो ऑब्वियसली मुझे वहां पर कोर्ट केस वगैरह तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लीगल एक्शन वगैरह लेना कभी कभी क्या होता है? नुकसानदायक भी हो सकता है या हाई रिस्क वगैरह की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ऑनलाइन धंधे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक ही है कि भाई आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो प्रोडक्ट आपको जेन्युइन तरीके से पहुंचेगा, और अगर पहुंच जाएगा तो काम करेगा कि नहीं करेगा वो पता नहीं, क्योंकि डिलीवरी और ट्रांजिट में ही ज्यादातर प्रोडक्ट डैमेज हो जाते हैं। और किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा खतरा कब है पता है? जब कोई प्रोडक्ट रिटर्न आता है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाले सबसे ज्यादा खतरा उनको यही रहता है कि कोई प्रोडक्ट रिटर्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिटर्न आया तो उनको डबल खर्चा है। पहला तो शिपिंग जाने का खर्चा, अब वो रिटर्न आया तो आने का खर्चा भी उनके जेब से जा रहा है। अब ये प्रोडक्ट वापस बिकेगा फिर से जाएगा, यानी एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए 3 बार डिलीवरी की चार्जेस बेयर करने पड़ते हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा, इसलिए वो सबसे जाता है कि जो भी प्रोडक्ट है वो जेन्युइन तरीके से जेन्युइन कस्टमर ही बाय करे। और कुछ कुछ कस्टमर ही क्या रहते हैं? स्कैमर रहते हैं। उन्होंने मंगाया, अच्छा जैसे ये घड़ी है, मैंने ये घड़ी मंगाया, मैंने एक और घड़ी मंगाया, और वो नया वाला घड़ी में पहन रहा हूँ, पुरानी घड़ी को पैक करके रिटर्न कर दिया, पैसा भी रिटर्न आ रहा है और सामान भी चला जा रहा है। स्कैमर बोलेंगे इसको। क्लियर है? तो ये इस तरीके के चांसेस भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह के साथ होते हैं, सालों से होते आ रहे हैं। तो उससे बचने के लिए वो उनकी पॉलिसीज वगैरह टाइम टू टाइम क्या करते हैं? चेंजेस करते रहते हैं। क्लियर है क्या? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। क्या है सर? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है सर? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अकर व्हेन द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस थ्रू द इंटरनेट, यानी जब आप कोई भी सामान खरीदते या बेचते हो, कहां पर? ऑनलाइन। तो उसको क्या बोलेंगे सर? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अब इसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर प्रोसीजर क्या है? देखो सबका अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं पे भी तो अकाउंट होगा। जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करने के लिए बोलता है सर? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आज तो क्या हो गया, आजकल क्या हो गया? गूगल फॉर्म, वहां पे बोलता है लॉग इन विद गूगल। गूगल क्लिक किया तो गूगल के पास जो जो जानकारी, वो सारी जानकारी किसको दे देता है? वो एप्लीकेशन को दे देता है। तो वहां पर आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं होती सर। लेकिन अगर आप फिजिकल रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां पे नाम धाम काम सब पूछेगा, वहां पे सब फिलअप करना पड़ेगा, आधार कार्ड वगैरह सबके साथ। तो सबसे पहला काम क्या है आपका? रजिस्ट्रेशन करना। उसके बाद प्लेसिंग ऑन ऑर्डर। आप क्या करते हो? जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप क्या करते हो? अपने प्रोडक्ट को सर्च करते हो। जब आप प्रोडक्ट को सर्च करते हो तो उसके बाद आप वो प्रोडक्ट को सर्च करने के बाद उस जो प्रोडक्ट आपको पसंद आया उधर क्लिक करते हो, ऐड टू कार्ट करते हो। क्या करते हो? ऐड टू कार्ट। कार्ट पे किया,
उसके बाद आपका सारा प्रोडक्ट हो गया कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है। उसके बाद क्या करते हो आप, ऑर्डर प्लेस करते हो। क्या करते हो, ऑर्डर प्लेस। ऑर्डर प्लेस करने के बाद वहां पर आपको एड्रेस वगैरह प्लेस करना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है, एड्रेस, है ना, कि आपको डिलीवरी कहाँ चाहिए। तो आपने अपना एड्रेस पुट किया जहां पर आपको डिलीवरी चाहिए। उसके बाद आता है पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शन मतलब पैसा भरो। अब सवाल आता है पैसा कैसे भरने का। तो पहला ऑप्शन होता है कैश ऑन डिलीवरी। क्या होता है, कि दरवाजे तक आपका सामान आएगा, सामान लो, पैसा दो, काम खत्म। दूसरा होता है चेक। ये ज्यादातर ऑनलाइन बिजनेस एक्सेप्ट नहीं करते। ये कब होता है, जब हम लोग सामने सामने डील कर रहे हैं, सामने सामने डील कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बंदे को मैसेज किया, मेरे को ये प्रोडक्ट पसंद है, उसने बोला ठीक है मैं आपको सामान भेज देता हूँ, मतलब बदले में मैं यहाँ से चेक आपको क्या करता हूँ, कुरियर करता हूँ। तो ऐसे टाइम पर क्या आएगा, चेक आता है। लेकिन नॉर्मली ऑनलाइन बिजनेस में चेक जल्दी वैलिडिटी नहीं रखता है, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है ना कि मान लो मैंने जेठालाल को कहा, उनने एक एडवर्टीजमेंट डाला इंस्टाग्राम पे, 50% ऑफ ऑन ऑल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह किया, मैंने सारी डिटेल्स दी। उसके बाद मैंने यहाँ से चेक भेजा, वो चेक वहां जाएगा, उन्होंने उनको चेक मिला। चेक डालने के बाद वो चेक बैंक में डालेंगे, बैंक में अमाउंट क्लियर होने के बाद वो मेरा सामान क्या करेंगे, मुझे डिलीवर करेंगे। तो वो चेक के कंडीशन में होता है। जब तक चेक क्लियर नहीं होगा तब तक सामान आपको मिलने वाला नहीं है। उसके बाद आता है नेट बैंकिंग। क्या आता है सर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। यूपीआई पे मालूम है ना, आजकल तो डिजिटल कैश भी चलता है, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह। और कुछ होता है डिजिटल कैश, जैसे क्रिप्टो करेंसी, नाम सुना है, क्रिप्टो करेंसी आता है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डिजिटल कैश होता है। ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर होता है, साइबर स्पेस में एग्जिस्ट करता है। जैसे क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन का नाम आता है सबसे ज्यादा, सुना होगा ना, बहुत सुना है बिटकॉइन, बिटकॉइन। तो वो कौन सा कैश है सर, वो डिजिटल कैश है। वो कौन सा है, डिजिटल कैश है। क्लियर है क्या, फिर इंतजार करने का, सामान में पैसा सा भर दिया ना, इंतजार करो आपका सामान कब आता। उसके बाद आता नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सर, व्हाट इज आउटसोर्सिंग, बोलो, व्हाट इज आउटसोर्सिंग। देखो सबसे पहले समझो, किसी भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस के दो तरीके की एक्टिविटी होती है। एक होता है कोर एक्टिविटी, एक होता है नॉन कोर एक्टिविटी। क्या बोला बेटा, कोर एक्टिविटी और नॉन कोर एक्टिविटी। कोर एक्टिविटी का मतलब होता है मेन, और नॉन कोर मतलब सपोर्टिंग एक्टिविटी या नॉन सपोर्टिंग एक्टिविटी। एग्जाम्पल, जब आपने क्लासेस में एनरोलमेंट लिया तो मेरा मेन काम था आपको पढ़ाना, ये मेरा मेन काम है, और आज भी मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा मेन काम है। बट जब आप पढ़ा रहे हो, एक्टिविटी चला रहे हो, जैसे कॉलेज में पढ़ाना है उनका मेन काम है, लेकिन कैंटीन की फैसिलिटी देना, पिकनिक लेकर जाना, ठीक है, ये सब क्या है, नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी। कौन सी बिजनेस एक्टिविटी है, नॉन कोर। क्लियर है, पढ़ाना उनका प्राइमरी काम है, बाकी सब उनका क्या है, सेकेंडरी काम है। अब कैसे लगेगा कॉलेज का प्रिंसिपल कैंटीन संभाल रहा है, अच्छा लगेगा क्या, नहीं। तो वो क्या करता है, उनका मेन काम क्या होना चाहिए, कॉलेज चलाना है अपने को। क्या चलाना है, कॉलेज। कैंटीन चलाने का काम उसका, कॉलेज का है क्या, नहीं। तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, कोटे एक टेंडर निकालते हैं कि किसको कॉलेज का कैंटीन चाहिए। तो सारे कैटर वाले क्या करते हैं, बोली लगाते हैं कि हमको इतने समय के लिए क्या चाहिए, कैंटीन चाहिए। तो वो जो जिसका टेंडर पास होता है वो कैंटीन का अपने अंडर में क्या करता है, टेक ओवर कर लेता है। समझा। तो वहां पर कौन सी एक्टिविटी आपने आउटसोर्स के, नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, नॉन कोर। तो कॉन्ट्रैक्टिंग द नॉन कोर एरियाज टू स्पेशलाइज एजेंसी। अच्छा, मेरे लिए वो नॉन कोर एक्टिविटी है, कॉलेज के लिए कैंटीन चलाना क्या है, नॉन कोर एक्टिविटी है, लेकिन जो कैंटीन चलाने वाला कैटरर है उसके लिए तो रोज का काम है, तो वो क्या है, स्पेशलाइज एजेंसी है। वो कौन है, स्पेशलाइज एजेंसी है। डेकोरेशन, अभी एनुअल डे आ रहा है, डेकोरेशन, कैटरर, मेरे लिए वो नॉन कोर एक्टिविटी है, लेकिन उनके लिए तो मेन एक्टिविटी है। तो उनको पता है कि वो काम को किस तरीके से करना है। तो वो क्या करता है, हमारी नॉन कोर बिजनेस एरिया को हम किसी स्पेशलाइज एजेंसी को दे देते हैं,
ताकि हम अपने मेन काम पर क्या कर सके, फोकस कर सके। अगर आप अपने मेन काम पर फोकस करोगे तो आपका बिजनेस का क्या होने वाला, ग्रोथ। और जो सपोर्टिंग काम है किसको देने का, दूसरे को देने का, अपना काम करते रहने का, उसको सिर्फ खाली क्या फॉलो अप लेना है। क्या लेना है, फॉलो अप, ज्यादा मगजमारी करना नहीं है। क्लियर है क्या? इसका क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज, एम्फेसिस ऑफ कोर प्रोसेस रादर देन द सपोर्टिंग वन। हमको किसके ऊपर ध्यान देना, खाली कोर के ऊपर, सपोर्टिंग के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। समझा? ताकि हमारा ध्यान न भटके, हमारा ध्यान न भटके, हम सिर्फ अपने मेन काम पर फोकस करें, बाकी के चीजों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे घर के अंदर मेहमान आते हैं तो जो मम्मी होती है वो किसके ऊपर फोकस करती है, खाना बनाने पर। पापा किसके ऊपर फोकस करते हैं, हाँ, मेहमानों पर। और बच्चों का काम क्या होता है, मेहमानों के बच्चों को संभालने का। अगर मम्मी भी कोर मेहमानों को संभाले तो घर का खाना कौन बनाएगा, क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पर आपको कोर एक्टिविटी और नॉन कोर एक्टिविटी अच्छे से समझना पड़ेगा। आपका मेन काम क्या, मेहमान आया तो कोई भी मेहमान किसी के घर में कब क्यों जाता है मालूम है ना, खाना, कौन बोला खाना खाने में, कोई कोई मिलने भी जाता है, लेकिन क्या होता है उनको पता होता है कि अगर हमसे मिलने भी जाएंगे तो खाना खा के आएंगे। और ज्यादातर जो मेहमान होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, या तो वो सुबह नाश्ते के बाद आते ताकि खाना मिलेगा, या तो शाम के बाद आते ताकि रात का खाना मिलेगा। कभी किसी मेहमान को देखा है कि 10 मिनट के लिए आया हो, नहीं, अरे चलो आ भी गया, चाय तो पी के जाएगा, सही कि नहीं। और वो आप बात करते रहता, मम्मी इधर चाय बनाती रहती है, या तो मम्मी बात करेगी तो बेटी चाय बनाती रहेगी, है ना, होता है। पापा काम पे रहेंगे तो टेंशन रहता है, अरे वो आए रहे तो मिलने का, तो चाय वाय पीना, तब तक मैं आता हूँ, मालूम मेहमान को तो उनको एंटरटेन करना है। सो आपको समझना पड़ेगा कि आपके बिजनेस का मेन काम क्या है। जैसे मोबाइल कंपनी, मोबाइल कंपनी का मेन काम क्या मालूम है, मोबाइल बनाने का और बेचने का। बट सर्विस सेंटर चलाना उनका मेन काम नहीं है, तो क्या करते हैं, सर्विस सेंटर का काम किसी और को दे देते, ताकि आप हमारे नाम का सर्विस सेंटर अपने नाम से अपने अंडर में चलाओ, ताकि आप अपनी एक्टिविटी को भी चलाओ और हम अपने मेन काम के ऊपर क्या कर सके, फोकस कर सके। समझा? कंप्यूटर बनाने वाला, कंप्यूटर या लैपटॉप बनाने वाले लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देते हैं, सर्विस सेंटर किसी और के अंडर में दे देते हैं। इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। क्या बोलते हैं सर? इससे क्या होता है, अपनी एफिशिएंसी बढ़ती है और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अपनी क्या बढ़ती है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है, और हम अपने कोर काम पे भी ध्यान दे रहे हैं, अच्छा हो रहा है, और हमारे नॉन कोर काम पे ऐसा बंदा काम कर रहा है जो स्पेशल है, उस पर स्पेशलाइज है। समझ में आ रहा है बात? तो हमारा दोनों काम एक साथ हो रहा है कि हमको मगजमारी करने की भी जरूरत नहीं है। जो हमारा पिकनिक मैनेज कर रहा है, जो कैटरिंग मैनेज कर रहा है, जो डेकोरेशन मैनेज कर रहा है, वो स्पेशल है बंदा है। तो हमारा दोनों जगह कहीं पे भी कोलैप्स होने वाला नहीं है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स आर रिड्यूस। अब मेरे जैसे मैं एनुअल डे कर रहा हूं, तो एनुअल डे के लिए मुझे कैटरिंग का खाना पीने तो बनाना पड़ेगा। तो मेरे को पतेला खरीदने की जरूरत है क्या, चूल्हा खरीदने की जरूरत है क्या, गैस सिलेंडर की जरूरत है क्या, कुछ नहीं खरीदना है। क्यों पता है, कैटरर को ऑर्डर दे दे, वो सब करेगा। तो मेरा टाइम भी बचा, मेरा पैसा भी बचा, मेरा रिसोर्सेज भी बचा, मेरी एनर्जी भी बची, और ये चारों चीज मैंने किसको दे दिया, कैटरर को दे दिया। उसके पास उसकी टेक्नोलॉजी भी है ना। तो जब अपना नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी आप ऐसे बंदे को जो वो काम करने में माहिर है, तो आप उसके पास वो सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल रहेगी। जेरोक्स वाले देखा, जेरोक्स वाला एक पेज है, उस पर जितनी चीजें लिखी है वो तुमको भी लिख के निकालना है, तुमको भी लिखना है, टाइम लगेगा, है ना। एक पेज तुमको लिखने में टाइम लगेगा, नहीं सर एक पेज तो लिख लेंगे, 10 पेज, 100 पेज। मैंने कहा ये 150 पेज की बुक है, या तो ये 150 पेज आप लिख लो या जेरोक्स कर लो। तो लोग क्या करेंगे, जेरोक्स। किसके पास, जेरोक्स वाले के पास जाएंगे। जेरोक्स क्यों करेंगे, क्योंकि उसके पास वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी क्या है, अवेलेबल है। तो हमको उस चीज पे ध्यान रखने की जरूरत
नहीं है। तो नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी आपका टाइम भी बचाते, सारी चीजें बचाते हैं, ऑलरेडी उस बंदे के जो टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर उसके पास ऑलरेडी होता है। लो मैन पावर, उसके पास जो लोग काम करेंगे ना वो शायद चीपर रेट पे काम करेंगे, अपने पास जो लोग काम करते हैं ना वो हायर रेट पे काम करते हैं। बिल्डर देखा, बिल्डर बिल्डिंग बनाने वाला, उसके बाद जो काम करते हैं वो 400-500 रुपया एक दिन के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन अगर आपने उसी बंदे को उठाकर लेकर आया और उसको बोला भैया हमारे यहाँ पे एक दिन का काम कर दो, तो बोले 1200 रुपया। भाई वही काम तो उधर कर रहा है 500 रुपए में, यहाँ 1200 क्यों? क्योंकि आप वो बंदे नहीं हो, समझा? आप उससे वो स्पेशलाइज वाला काम एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो वो उसका वैसा पैसा भी लेने वाला है, भले वो वहां पर कैसा। तो उसको उतना मेहनत करने के लिए तो वो रोज का बिल्डर ले काय का 1200, चल निकल, तेरी जगह पे कोई दूसरा रख लूंगा। लेकिन वहां पर जब आप खुद जाते हो तो आप उसके पास जो लेकर जाते हो वो आपसे ज्यादा चार्जेस ही मांगने वाला है। तो वहां पे मैन पावर भी क्या रहता है सर? तो आउटसोर्सिंग में वहां पे मैन पावर कम होता है। जैसे कॉल सेंटर का नाम सुना है? सारे कॉल सेंटर्स, मैक्सिमम कॉल सेंटर कहां पर होते हैं? इंडिया में, पाकिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान जैसे शहर, अभी अफगानिस्तान में तो बहुत रेयर बचा, श्रीलंका में, फिलीपाइंस में, बांग्लादेश में, ज्यादातर कॉल सेंटर्स आपको यहां पर ही देखने के लिए मिलेंगे। बिकॉज इंडिया के अंदर कॉल सेंटर चलाना सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अमेरिका वाला बंदा अमेरिकन कॉल सेंटर अगर वहां पर चलाता है तो एक बंदे को वहां पे मान लो $10,000 देना है। कितना देना है? इंडिया के उसमें 8 लाख होता है, उस 8 लाख में यहाँ पे कम से कम 80 लोग खरीदे जा सकते हैं। एक बंदा वहां पे 8 लाख ले रहा है अमेरिका में, तो यहां पर आने के बाद जब वो इंडिया में कॉल सेंटर चालू करते हैं तो वहां पर उनको इंग्लिश सिखाई जाती है, वो भी कौन से एक्सेंट में? अमेरिकन एक्सेंट में। और यहाँ पे प्रिया का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? एंजल प्रिया हो जाता है ना? समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नाम चेंज कर दिया जाता है, आपका जो भी नाम रहेगा उसको ना एंजिले, ठीक है, एंजेलिना कर दिया जाएगा, ताकि आप, और वो भी आप अमेरिकन एक्सेंट में पा रहे, गुड मॉर्निंग सर, वी आर टॉकिंग फ्रॉम एंजेलिना, ओके ओके, बस सामने लोग लगता है अमेरिकन है, सामने वाला भी अमेरिकन। अरे पागल, वो इंडिया में बैठा हुआ कॉल सेंटर है। ऊपर से अमेरिकन कॉल सेंटर में अगर कोई अमेरिकन काम करे वो 8 लाख रुपया लेगा, इंडिया में 10,000 में काम हो रहा है। तो मैन पावर कॉस्ट यहाँ पर बहुत ही कम है। तो आउटसोर्सिंग में आपको फायदा भी होता है। ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज सारा चीज वही देखेगा अपने को। बगल जैसे ऑनलाइन एग्जाम्स होता है, पता है, सेंटर पे जाने का, कंप्यूटर के सामने बैठने का और एग्जाम्स देने का। अगर आप खुद ऑनलाइन एग्जाम लेना चाहते हो ना, तो आपके लिए आपको उतना बड़ा सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, उतने सारे पीसी लाने पड़ेंगे, उतने सारे सेटअप क्लियर करना पड़ेगा, उतने लाइटिंग लगेगा, उतना डेस्क लगेगा, उतनी चेयर्स लगेगी। लेकिन अगर आपने क्या किया, कंपनी को बोला, कंपनी जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, टीसीएस है, उनको अगर आपने कांटेक्ट किया तो बोलेगा ठीक है, एक बंदे का हम 50 रुपया लेंगे 1 घंटे के एग्जाम का, 3 घंटे के एग्जाम का 150 रुपया लगेगा खाली वो कंप्यूटर का सामने बैठने का, प्लस सर्वर वगैरह कॉस्ट मिला के एक बंदे का ओवरऑल हमारा टोटल खर्चा जो होगा वो 350 रुपया होगा। तो बोलेगा हाँ भाई कर ले। मल्टीप्लाइड में 1 लाख का कैंडिडेट आने वाले एग्जाम देने के लिए, तो उतना पैसा दे दो, हम आपके ऑल ओवर इंडिया में क्या करेंगे, एग्जाम्स कंडक्ट करा देंगे। यूपीएससी का एग्जाम, एमपीएससी का एग्जाम, नेट का एग्जाम, सेट का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम, सारे एग्जाम्स कौन कराने वाली? बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज होती है, वो आउटसोर्सिंग पे काम कर रही है। बिकॉज उनको फायदा है, उन्होंने एक बार खर्चा किया हुआ, अब वो रिकवर कर रहे हैं। गवर्नमेंट खाली क्या दे रही है? उनको काम दे रही है। एक्सेस टू प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज, जो काम आपके लिए हेडेक है उनके लिए वो रोज का काम है। तो वो क्या, वो आपको जो सर्विस देंगे वो प्रोफेशनल सर्विसेज होंगी, एक्सपर्ट और हाई क्वालिटी की सर्विसेज वहां पर होने वाली है, क्योंकि उनका ऑलरेडी सेटअप अवेलेबल है। आप शादी कर सकते हो? बोले हाँ सर कर सकते हैं। घर में? बोले नहीं, हॉल में। तो हॉल वाले को पता है ना हॉल बनाया कैसे जाता है, नहीं तो तुम किसी एरिया को साफ करके तंबू वंबू गाड़ के हॉल बनाओगे, तो उसके लिए फिर आपका मगज भारी, मेरे को ये बैक ड्रॉप चेंज करना है, मेरे को ऊपर का कुछ नहीं, हॉल वाला बोलेगा जैसा है वैसे ही मिलेगा, है ना? तो ये चीजें क्या, एक्सपर्ट सर्विस, अगर बंदा एक्सपर्ट है किसी काम में तो वो रोज का काम है ना, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। बोले तू मेरे को सिखाएगा? 400 आदमी के खाने के लिए बोलेगा, कोई वो रहता है ना, कोई शाना रहता है और कोई 1.5 शाना रहता है।
तो कैटरर को पूछेगा वो कि भाई 400 आदमी का खाना कितना चावल लगना चाहिए, तो वो बोलेगा 120 किलो लगना चाहिए। बोले नहीं, 400 आदमी के लिए कम से कम 300 किलो चावल लगेगा। तो कैटर वाला बोलेगा तुम मेरे को पहली बार देख रहा हो क्या? मैं, मेरा रोज का काम है, रोज मैं कैटरिंग करता हूँ, डेली का मेरा काम है। सीजन में तो मेरे को एक एक दिन में 3 4 जगह कैटरिंग रहता है। तो आप हमको मत सिखाओ कि हमको कैसा काम करना है, बिकॉज वी आर वेरी प्रोफेशनल्स। हम इस काम में क्या है, एक्सपर्ट है। आपका बर्डन भी हम कम करा के दे रहे हैं। अगर वही काम अगर आप करोगे तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। इसके बाद नॉलेज शेयरिंग, ऑब्वियसली नॉलेज शेयरिंग तो हो ही रहा है। मेरा काम उनके पास जा रहा है, उनसे मैं कुछ सीख रहा हूं, मेरा काम वो सीख रहे हैं, नॉलेज शेयरिंग तो हो गई। आउटसोर्सिंग में फायदा क्या रहता है, आपका एनर्जी टाइम सब बचता है, साथ ही साथ आपको सिर्फ अपने काम के तरीके को समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। अगर आपने कोई काम किसी को आउटसोर्स किया है, किसी को दे दिया है, तो उसके पास भी एक अपॉर्चुनिटी आती है। क्या आती है सर? अपॉर्चुनिटी आती है कि वो अपने बिजनेस को नए लेवल तक लेके जा सके। जैसे आपके दोस्त का एक रेस्टोरेंट है, आप जब भी उसके रेस्टोरेंट वहां पे जाते हो, उस एरिया में जाते हो, आपको वो रेस्टोरेंट का खाना हमेशा पसंद आता है और आप हमेशा वहां खा के ही निकलते हो। आपने अपने दोस्त को बोला भाई तू खाना इतना मस्त बनाया था, अगर तू शादी का ऑर्डर लेना चालू करा तो तू माला माल हो सकता है। अब बोले यार यार पापा मना नहीं कर, मना करते। बोले तू पापा को मना, तेरे पास इतने अच्छे लोग हैं, उन तेरे खाने में क्वालिटी है, सब कुछ है, तू कर सकता है, यू कैन मैनेज। बोले ठीक है, कन्विंस किया। तो उसके डैडी ने बोला ठीक है, होटल मैं संभालता हूँ, कैटरिंग तू संभाल। अब सबसे पहला कैटरिंग का ऑर्डर भी आपने दिया, वो काम उसने कर दिया, अच्छी तरीके से किया, क्वालिटी काम मिला, एक्सपेंसेस भी कम हुए, सारी चीजें हुआ। तो वहां पर क्या हो गया, उसका एंटरप्रेन्योरशिप, यानी उसकी एक नई जर्नी वहां से शुरू हो रही है। अब वो होटल उसके डैडी संभाल रहा है और ये कैटरिंग का बिजनेस अच्छी तरीके से कैरी ऑन करने वाला है। तो जब भी ऑल ओवर मुंबई में जब भी किसी को भी तरीके का खाने, वैसे तो मालूम है बर्थडे होता रहता है, मुंडन होता रहता है, किसी का बारात निकलता रहता है, किसी की मंगनी, खाने पीने का कार्यक्रम तो चलते रहने वाला है। तो हमेशा इसका धंधा अच्छा खासा चलेगा। तो इसलिए इसने एक नई जर्नी की शुरुआत की जिसका नाम था एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है क्या? इसके बाद अदर डिसएडवांटेजेस, जैसे कुछ एडवांटेज है तो उसके क्या है सर, डिसएडवांटेज भी है। पहला डिसएडवांटेज, लैक ऑफ कस्टमर फोकस। कभी कभी ऐसा होता है कैंटीन में, ज्यादातर ये कॉलेजेस की कैंटीन में होता है। कॉलेज की कैंटीन में कोई कैंटीन वाला है जो वड़ा पाव दे रहा है ठंडा। कभी कभी आप चाय पीने जाते हो तो चाय में मलाई ज्यादा होती है, मलाई आगे मतलब थोड़ा सा ज्यादा ओवर कुक है, या फिर सुबह की चाय बार बार गर्म करके दे रहा है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होता है कॉलेजेस के कैंटीन में, ज्यादातर आप देखोगे तो क्वालिटी में हमेशा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, सुबह बनाया शाम तक वही चल रहा है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज। तो उनका मेन इंटेंशन वहां पर क्या है, पैसा कमाना है। क्या कमाना है? पैसा। कस्टमर फोकस है। जैसे किसी आज का इंसिडेंट ले लो, हमारा कल साइंस सेक्शन का एनुअल डे। सो डेकोरेटर 2 दिन से कॉल करे, उठा नहीं था। आज मनुष ने कॉल किया, उसको बोला डेकोरेटर वगैरह, तो बोलता है मेरा मोनोपोली है वहां पे। क्या है? मतलब मेरे अलावा उस हॉल के अंदर कोई और दूसरा डेकोरेशन नहीं कर सकता है, ये उसका स्टेटमेंट था। मैंने बोला एक काम कर, क्या कॉस्ट है पहले ये बता। तो उसने बोला ये, मतलब 2 दिन का है, उस हिसाब से बताना। अब वो बंदा नहीं, मैं 3,500 के नीचे काम करेगा ही नहीं। बोला एक काम कर, तेरा जो सामान है लेके जा। बोलता है मैं अगर अपना सामान ले तो कोई दूसरा डेकोरेटर वहां पे सामान डाल ही नहीं सकता। मतलब मत डाल, हम बिना सामान के करेंगे, लेकिन तेरे से सामान नहीं लेंगे। अब सोचो, मैंने क्या बोला उसको, निकाल ले। अब सोचो उसको, अगर मैं सामान निकाल लेता उसको, अच्छा मैंने अगर उसको ऑर्डर दिया तो उसको पैसा आता था, उसको उस हॉल में कुछ करने का जरूरत था क्या? स्टेज ऑलरेडी लगा है, कारपेट ऑलरेडी बिछा है, पीछे का बैकग्राउंड लगा है, उसको जो पैसा मिलता था वो इनकम था उसका। सिंपल सी बात है। अब मैंने उसको काम पे लगा दिया, पूछ कैसे? मैंने मना कर दिया,
अब वो दो बंदे भेजेगा, पीछे का बैकड्रॉप निकलवाएगा, कारपेट हटवाएगा, टेबल लेकर जाएगा। 2 दिन हमारा बैक टू बैक फंक्शन है। 2 दिन के बाद फिर से उसका बंदा आएगा, बैकड्रॉप लगाएगा, ये लगाएगा। अब जो बंदा डालने और निकालने का काम कर रहा है वो पैसा नहीं लेगा। मतलब मैंने क्या किया, शाड़ा बन रहा है तू, तेरा खर्चा मैं बढ़ा दिया। प्रॉब्लम हमको ये नहीं है कि दिन का 2000 दे रहे, प्रॉब्लम है तो बात कैसे किया। तेरे को क्या आंडू पांडू दिख रहे हम लोग? हाँ, मैं तेरे सेट को मैं बोला तेरे सेट को बोलूंगा ना कि तू ऐसा तेरे को 2 घंटे के अंदर भी नहीं निकाल देगा। बोला मैं, बोला हम लोग को और भी काम धंधा है। बोला एक काम कर, तेरे सेट को बोल मैंने कॉल किया, मैंने नाम बोला, मैंने उसको बोला आशीष सर ने कॉल किया, ये बोल देना मुंह पे, और बोल देना कैसा बात किया ना, शाम को आके तेरे को घसीटूंगा मैं। हाँ, बोला तेरा मोनोपोली ना तेरे पास ही रखना, मेरे को ज्यादा दिमाग पच्ची करने का नहीं। तेरे से ज्यादा अच्छा हॉल है, तेरे से ज्यादा अच्छे लोगों को, मतलब तेरा तो, हम लोग का तो कल छोटा सा फंक्शन है साइंस सेक्शन का, 40 स्टूडेंट का, 26 स्टूडेंट, 10-12, मतलब मेरा नायलवाड़ी में ना 350 का क्राउड आता है अकेले का। मजा ले मेरे यहाँ पे कोई आके चाक और चू करके जाए। मैं ज्यादा शांत पट्टी कर रहे हुए सोचा था कि ये मैं बोला ये अगर तू फंक्शन कर देता तेरे को उधर का भी देता था, अब तो देखता हूँ तेरे को उधर कौन देता है। क्योंकि हमारा लाइन तो बैक टू बैक 26, 27, 28 और 4 फंक्शन बैक टू बैक है, और 26 का फंक्शन कल का भी एक नायलवाड़ी का, यानी टोटल 5 फंक्शन था। बोला अब तेरे को एक फंक्शन नहीं दूंगा, देख लॉस पे लॉस। क्या ये आउटसोर्सिंग में वो कस्टमर के ऊपर फोकस ही नहीं करते, उनको उनका मेन मकसद होता पैसा कमाने का, कस्टमर रिलेशन पे कोई काम ही नहीं करता है, समझा। तो आउटसोर्सिंग का एडवांटेज ये रहता है कि आपको काम मिल जाता करा के, लेकिन दे आर नॉट फोकसिंग ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एट ऑल। सब ऐसा नहीं है, कुछ लोग कस्टमर सेटिस्फैक्शन में फोकस नहीं करते, ये होता है सबके साथ, ठीक है, बिकॉज उनका मेन मकसद होता है पैसा कमाना। होता ना कभी कभी, एक कैटर वाले को कॉल किया, मैंने बोला भाई 350 आदमी का खाना है, क्या प्राइसिंग दे रहा है? ऐसा कैलकुलेशन देखा उसका, 350 मल्टीप्लाई 300 रुपया प्लेट, कितना 300, मतलब आगे तू कैलकुलेट मत कर, 1,05,000 होता है, मेरे को मालूम है। बोला किट, मैं बोला कौन से, ये बेचू कि ये बेचू? बोला नहीं सर मैं आपके लिए ना थोड़ा कम करता हूँ। बोला कितना कम करेगा बे? 300 रुपया तू प्लेट गिन रहा है और उसमें तेरे को खाली 2 आइटम बोला है, उसमें भी तू 300 रुपया लगा रहा है, बोला करने का ही नहीं मेरे को। बात खत्म उधर ही। बोलता नहीं सर मेरे से बेस्ट रेट आपको कोई नहीं मिलेगा। बोला अच्छा, उधर ही सामने खड़ा रहा, फोन लगाया, स्पीकर पे डाला, बोला भाई ऐसा ऐसा बात है, 300 आदमी का बिरयानी करने का है, ठीक है। अपने बिरयानी रेगुलर बिरयानी को कॉल किया, उसको बोला 300 आदमी का बिरयानी करने का, क्या होगा कोटेशन? बोला 15,000 रुपया। ठीक है, बोला हाँ। बोला लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि 300 आदमी में है कौन, वो पहले बताओ, छोटे बच्चे बड़े बच्चे? तो उसको बाद में उसने बोला सर, मैंने बोला 12 साल के बच्चे से लेके 22 साल तक के बच्चे। तो बोला ठीक है सर थोड़ा प्लस माइनस करके देता हूँ, लेकिन इतना बोलता 25 के ऊपर नहीं जाएगा। बोला ठीक है। मतलब तू 1,05,000 बोल रहा है, 25 बोल रहा है। बोला 25 ने चल मान लेना, इसको 35 भी दूंगा तो भी मेरे को पड़ेगा, क्योंकि जो अप्सराएं होती है वो इतू सा खाना खाती है, और जो दानव समाज के रहते हैं वो उनका भी खाना खाते हैं, है ना। नॉर्मली हमने देखा है कि जब एनुअल डे होता है तो जो दीपिका बन के आती है वो मंजुलिका बन के निकलती है, तो उनका मेन काम होता है सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नाचना है, ठीक है। और खाना खाने का इतू थोड़ा सा मैं बोलता वो भी क्यों खा रहे, चाखर है। मैं बोला ऐसा अच्छा उनको, मैं छोटा वाला चम्मच भी नहीं लाते, तो हम लोग छोटे से चम्मच में निकाल के, बेटा एक काम करे चम्मच ले मुंह में डाल चल जा इधर से। इतना सा खाना खाते हैं लड़कियां, इतना सा, वो भी आई डोंट लाइक सर। और वही लड़के रहते घर पे, मम्मी बहुत भूख लग रही है। अच्छा वहां पे क्यों डर रहे थे मैं, क्योंकि फ्रेंड्स थे ना,
यू नो फ्रेंड्स। हाँ, घर पे आके वही दाल चावल ऐसा, मम्मी दाल चावल बहुत जोर से भूख लगे, मम्मी बोलती रही कि इतना तो मुझे मालूम है खाना था ना वहां पे, मम्मी वहां पे मेरे को शर्म आ रही थी खाने में की, जिसने शर्म उसके फूटे करम। शर्म कब तक रहना चाहिए बता बेटो, जब तक आपके हाथ में प्लेट और खाना ना आ जाए। लाइन लगा के, नॉर्मली क्राउड बड़ा है तो लाइन तो लगाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। लाइन में सब वैसे अपने लोग ही रहते हैं, तो इतना टेंशन नहीं लेने का। लेकिन अगर शर्म आती तो जब तक खाना नहीं आता तब तक, पहला बाइट लिया तब तक ठीक है शर्म, पहला बाइट जैसे मुंह में का शर्म छोड़ देने का, अब भर पेट खाना खाने का अपने को, आजू वाले का बाजू वाले सब छीन के खाओ। लड़के लोग रहते हैं ना ऐसा घूमते रहते हैं, खाना खाया घूम घूम के सबका गुलाब जामुन भी छीनते हैं। जा जा बेटा, ठीक है। उसके बाद सेकंड, डिससैटिस्फैक्टरी सर्विस। कुछ सर्विसेज क्या होती है सर, डिससैटिस्फैक्टरी होती है, आप उसके काम से बिल्कुल खुश नहीं हो। होता है ना कभी कभी, आप होता है कोई का कैटरर होता है वगैरह सब, आप बहुत अच्छा है लेकिन उसको कह देते भाई मेरे को बिल्कुल तेरी सर्विस पसंद नहीं आई, तेरा खाना कितना भी अच्छा हो लेकिन तेरी सर्विस खराब निकली। होता ना नॉर्मली मोबाइल फोन वगैरह रिपेयरिंग जब आप करने के लिए जाते हो तो वहां पर ऐसा होता है कि जो सर्विस सेंटर वाला वही आपको ठग लेता है। मेरे साथ हुआ है, मोटोरोला का हमारे पास एक पहले सॉरी माइक्रोमैक्स का एक मोबाइल हुआ करता था हमारे पास, बहुत आज से 10-11 साल पहले की बात है, माइक्रोमैक्स का। तो मैं ओरिजिनल डिस्प्ले का प्रॉब्लम था, तो भाई साहब ने ओरिजिनल डिस्प्ले किया, डुप्लीकेट डिस्प्ले डाला और ओरिजिनल का पैसा लिया। और मैं सर्विस सेंटर में खड़ा हूं, मनीष मार्केट में खड़ा रह के अगर मेरे साथ ये होता तो आई कैन अंडरस्टैंड। मैं सर्विस सेंटर पे खड़ा और वहां पर मेरे साथ ओरिजिनल प्रोडक्ट की जगह पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट लगा के दे रहे, कैसा चलेगा। इसका मतलब आप उसके बाद जिंदगी में वो फोन कभी भी इस्तेमाल करने वाले नहीं हो। डिससैटिस्फैक्टरी सर्विसेज। फिर आता है सिक्योरिटी एंड कंडीशनल इश्यूज, कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज होता है। ये नॉर्मली एक कॉलेज के साथ हुआ था, NMIMS, NM कॉलेज पता है, बैंड पार्ला का, मिठी बाई कॉलेज के बाजू में NM कॉलेज। NM कॉलेज का मैनेजमेंट का MBA होता है, MBA का उनका कुछ कोर्सेज चलते हैं। तो वहां पर एग्जाम्स पहले क्या होता है, एग्जाम्स होता है, रिटन एग्जाम्स होता है, उसके बाद उनका मॉक इंटरव्यू होता है, ठीक है। और वो दोनों के पहले होता है GD राउंड, ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है। पहला उनका रिटन टेस्ट होता है, फिर ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है और फिर होता है मॉक इंटरव्यू होता है, एंड उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। ये इनका प्रोसेस है। तो NMIMS ने क्या किया था पता है, ये जो रिटन टेस्ट का जिम्मेदार है किसी और को दे दिया था, फॉर्म फिलिंग किसी और को दिया था, रिटन टेस्ट कोई और कंडक्ट करवाता था, खाली NMIMS क्या करता, GD और MI करता था। तो ये बहुत पॉपुलर केस है, क्राइम पेट्रोल में ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ केस है। तो एक बंदा था जिसका वहां पर ग्रुप इंटरव्यू लिया जा रहा था। तो उस इंटरव्यू में इस बंदे को पूछा गया व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ रियल अकाउंट। MBA का एंट्रेंस एग्जाम दे के आया भाई, ठीक है, MBA, उसको पूछा जा रहा है व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का उसको रूल ही नहीं पता है। तो अब रूल नहीं पता है, इंटरव्यू तक आया है, मतलब GD क्लियर किया उसने, रिटन टेस्ट क्लियर किया है, तो उसका GD का राउंड, तो उसको बाकी जो पैनल थे उसको पूछा गया तो बोले ये तो चुप बैठा था, ये पार्टिसिपेशन ही नहीं कर पाया, वो अपनी बातें रख ही नहीं पा रहा था लोगों के सामने, ठीक है। रिटन टेस्ट में क्या है, तो उसको 100 में से 92 मिला था रिटन टेस्ट में। बोले हमारे प्रोसेस में कुछ तो ग्लिच है कि जो बंदा रिटर्न में 92 निकाल रहा है वो GD और मॉक इंटरव्यू में बोल ही नहीं पा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो NMIMS ने वो टाइम पर मुंबई पुलिस से कांटेक्ट किया, मुंबई पुलिस और साइबर सेल ने मिलकर उसका पूरा चिट्ठा खोलने की कोशिश की। तब पता चला ये प्रॉब्लम हुआ है, फॉर्म फिलिंग वाली कंपनी अलग थी,
वहां पर क्या होता था, फॉर्म फिलिंग करने के टाइम पे नाम जैसे मंगेश का भर दिया गया, सब कुछ उसके साथ में हुआ, ठीक है, सब कुछ हुआ, लेकिन एग्जाम देने के टाइम पे कोई दूसरा आ जाता था, और जिस बंदे का कैंडिडेट डमी कैंडिडेट आता है उससे 50-50 लाख रुपए लिया गया। कितना कि एमबीए का हम लोग करवा के देंगे, 50 लाख रुपीस फॉर एमबीए। मतलब फॉर्म भरा किसी और ने, एग्जाम देने कोई और गया, ठीक है, क्लियर हुआ, फिर जीडी और मॉक इंटरव्यू आपको प्रिपेयर वगैरह करा के भेज दिया गया, लेकिन बंदा नेचर से तो समझ में आएगा। बाद में एनएमएस में उस बैच में जितने भी लोग थे जो इस तरीके से गलत तरीके से बाहर आए थे, उन सब का एमबीए का डिग्री उन्होंने कैंसिल किया। ये क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्योरिटी का इश्यू उसमें आता है जब आप कोई काम किसी और को दे देते हो। एथिकल इश्यू, ऑब्वियसली ethical issue, taking away employment opportunity from one's own country। अमेरिका का कॉल सेंटर इंडिया में क्या सेटअप हो रहा है, वो काम किसको मिलना चाहिए, अमेरिकन को। आपने उनसे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खींच कर कहां पे दे दिया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंडिया में, तो गलत है कि नहीं। तो वो एथिकल इश्यूज में आ गया, कहां गया। उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, पुअर क्वालिटी एंड डिलेड सर्विसेज। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप अपना काम किसी और से करवाओ, चाहे कैटरिंग का काम हो चाहे डेकोरेटर का काम हो, हमेशा दो चीजें याद रखो, रिटर्न जरूर होना चाहिए। रिटर्न में मैसेज होता ना, मैसेज भी काफी है, और उस मैसेज में 4 चीजें लिखने का, डे, डेट, टाइम, प्लेस, डे, डेट, टाइम, प्लेस, और पॉसिबल हो तो आपकी रिक्वायरमेंट और अमाउंट दोनों मेंशन करवा के ले लो, आपको क्या चाहिए और उसके लिए क्या डिसाइडेड अमाउंट आपने तय किया है, ताकि वो मुकरना नहीं चाहिए। अगर वो मुकर गया, मैंने तो इतना बोला ही नहीं था, मेरे को लगा, अभी जैसे ये अभी जो फ्लोरिंग का मैंने काम कराया, तो मैंने बोला प्लेटफॉर्म मेरे को बनाने का, तो उसने बोला आया, फिर जब माल वाल सब आ गया, बाद में बोलता अरे सर मेरे को लगा कि जो पुराना वाला फ्लोरिंग था, जो प्लेटफॉर्म था, वो सीमेंट का है। मतलब लगा, मतलब देखो उधर आज, देखो मैंने बोला था देखो, आराम से देखो, कोई घाई नहीं है, तू ठोक बजा के भी देख सकता था, तेरे को समझ में आता। पहले वाला लकड़ी का था, उसको निकालना है, उसकी जगह पे मेरे को प्रॉपर सीमेंट का बनाना है, सब कुछ करना है, उसमें आरे तूरे वाला कुछ आता ही नहीं है। मेरे को लगा ऐसा होगा, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तुमने जो प्राइस बोला, मैंने वो प्राइस पे एग्री किया, उसी हिसाब से मैंने एडवांस दिया, उसी हिसाब से सारे टर्म्स एंड कंडीशन ही आपने साइन किया, खत्म। बात बोलेगे सर 2000 बढ़ा के तो 2000, वो देने वाला नहीं। आपको इंस्पेक्शन का समय तो दिया गया था ना, आपका यहाँ पर क्लैरिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि पहले ही आपको पता है कि आपको क्या काम करवाना है और उसके लिए क्या कॉस्टिंग हो, लिखवा के लेंगे तो उससे कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली नहीं है। समझा। मुझे लगा, अरे तेरे को लगा तू पागल, मेरे को मत बता। मैंने तेरे को कहा था कोटेशन कैसे देते फिर तुम लोग। पहला फ्लोरिंग वाला आया, उसने वाला सर 30,000 लगेगा। कितना? 15 में करके गया। तो कोटेशन किस हिसाब से दिया 30,000? जब जो काम 15 के अंदर हो रहा है तो 30 कैसे बोला? बोला तू 15, मैं बोला मेरा वाला 15 देके गया, तू तो आके बाहर से आके तू बोलेगा 30,000। मतलब ठीक है मत कर, तू आज सब 15 में कर। फिर बाद में सर थोड़ा बढ़ा के दे दो ना। मैंने क्यों बढ़ाओ, सही था, घाटा हो गया। मैंने घाटा को मेरे वजह से हुआ क्या? मैंने कराने से पहले बोल दिया ना मेरे को क्या करवाना है, यहाँ से लेके वहां तक मेरे को करवाना है। टाइल्स मैंने बोला मिक्स ला दिला, जो लाने का लेकर आ, लेकिन मेरे को खाली फ्लोरिंग करके दे। बोला हाँ सर आपकी बात सही है। मैंने तो तुम तेरे मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुझे नहीं समझा, मुझे पूछा होता, मैं बताता। 10 बार पूछना था, बिना पेपर कागज पे कैलकुलेशन किया तूने कैसे कोटेशन बताया फिर मेरे को? तो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके। तो कॉन्ट्रैक्चुअल जब आप काम किसी और को आउटसोर्स करते हो तो इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है इसमें? जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसका।
और उस वजह से कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी के अंदर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम फ्यूचर में भी क्रिएट होने वाली है। समझा? डिफिकल्टी है क्या? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? हाँ है ना? श्योर है? आई थिंक खत्म हो गया। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग में आता है 3। एक आता है बेटा बीपीओ, दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें हम क्या करते हैं सर? आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क टू सम थर्ड पार्टी प्रोवाइडर टू सेव मनी। पैसा बचाने के लिए बिजनेस का कोई काम हम किसी और को दे देते हैं। ठीक है, बिजनेस का कोई काम हम किसी और को दे देते हैं। जैसे घर यहाँ पे झाड़ू पोछा मारना रोज जरूरी है, तो मैं खुद झाड़ू पोछा मारूंगा। हमने क्या किया, एक एम्प्लॉय को रख दिया, वो आएगा झाड़ू पोछा मार चला जाएगा। बिजनेस का काम जरूरी है? बोले हाँ जरूरी है। ये करना जरूरी है? बोले ये भी जरूरी है। खुद करेंगे क्या? बोले इतना टाइम नहीं है। टाइम नहीं है पैसे, तो एक काम करते हैं, खुद करेंगे तो अपना खुद का है, फिनाइल भरेंगे, अच्छे से झाड़ू मारेंगे, है ना? खुद का काम है ना, खुद करेंगे, अच्छे से करेंगे। लेकिन जब अपना टाइम बचाना, एनर्जी बचाना, मनी बचाना, तो आप क्या करते हो? अपना कोई काम किसी और को ट्रांसफर कर देते हो। आउटसोर्सिंग ऑफ अ पेरिफेरल एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो आपके बिजनेस के अंदर जरूरी है लेकिन उसका कॉस्ट क्या करना है आपको? रिड्यूस करना, मिनिमाइज करना है, तो आप क्या करते हो? बीपीओ, दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की तरफ जाते हो। फिर आता है बेटा नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या आता है बेटा? नॉलेज प्रोसेस। बीपीओ का ही प्रकार है, बस फर्क यह है इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, कौन सी प्रोडक्ट है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड सर्विसेज को क्या किया जाता है? आउटसोर्स किया जाता है। BPO KPO involve outsource of core function which may or may not be give cost benefit to the parent company but surely helps in value addition. ठीक है? The process which are outsourced to KPO are usually more specialized and knowledge based as compared to BPO. For example, जैसे सर्विस सेंटर, अमेजॉन सुना? अमेजॉन का कॉल सेंटर है। जब भी आपको कोई जरूरत आती है तो आप क्या करते हो? उसको कॉल करते हो, अपनी क्वेरी को क्लियर करते हो। क्या कॉल सेंटर बैठाना जरूरी है? बोला नहीं, लेकिन बैठाया क्यों जाता? ताकि कस्टमर की प्रॉब्लम को 90% प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया जा सके। एक एंटरप्रेन्योर होते थे माइकल डेल, जिनका डेल कंप्यूटर्स है। उनका मानना यह था कि कंप्यूटर से जुड़ी हुई ज्यादातर जानकारी या 90% ज्यादा इंफॉर्मेशन, 90% ज्यादा दिक्कतें सिर्फ फोन पर ही सॉल्व की जा सकती है, तो कॉल सेंटर कहा जाता है उसको। तो वहां पर आप खाली प्रॉब्लम बताया जाएगा, उसका सोल्यूशन आपको फोन पर ही बताया जाएगा। तो ये जरूरी है क्या? बोले नहीं जरूरी, लेकिन करोगे तो उससे आपके बिजनेस को अच्छा सपोर्ट मिलता है। कस्टमर भी बोलेगा अरे एक कॉल किया, उसने मेरा प्रॉब्लम का क्या बताया? सोल्यूशन बताया, तो ये अच्छी बात है। तो उसको बोलते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यहाँ पर लीगल मैटर्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में सर? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉ फॉर्म की बात होती है। किसकी बात होती है सर? लॉ, कानून से जुड़े किसी भी तरीके बिजनेस को किसी भी तरीके का लीगल सपोर्ट चाहिए। कौन सा सपोर्ट? लीगल, कानूनी तरफ पे कोई भी सपोर्ट चाहिए तो कहां पर आएगा सर? एलपीओ के पास आएगा, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग की तरफ आएगा। क्लियर है क्या? डिफिकल्टी? श्योर? चैप्टर में कोई डाउट? ऑलमोस्ट आपने खत्म किया है ना? नेक्स्ट लेक्चर कौन सा? देखो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 होगा आई थिंक। ठीक है? डिफिकल्टी है?